Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss ECG basic concept lecture 5. It is our last lecture in the basic concept. In this very lecture we will discuss different waves and intervals in ECG. P wave क्या है, कितना इसका ड्यूरेशन है, इंटरवल है, PR इंटरवल किस चीज को कहते हैं, इसके प्रोलॉन्गेशन कौन से कंडीशंस में होते हैं, नॉर्मल कितने का होता है, ECG पे कैसे डिटेक्ट करेंगे आप, QRS कॉम्प्लेक्स किस चीज को कहते हैं, कितना इसका नॉर्मल ड्यूरेशन है, ब्रॉड QRS कॉम्प्लेक्सेस कब बनेंगे, टी वेव किस चीज को कहते हैं, टी वेव का नॉर्मल ड्यूरेशन कितना है, नॉर्मल हाइट कितना है, इसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं, एलिवेटेड टी वेव्स किस चीज में हो सकते हैं। इसके बाद QT इंटरवल्स है, तो QT इंटरवल्स का नॉर्मल ड्यूरेशन कितना है, क्या इसमें प्रोलॉन्गेशन आ सकते हैं या नहीं, लॉन्ग QT सिंड्रोम किस चीज को कहते हैं। और उसके बाद एक यू वेव है जो लास्ट टाइम हमें लीड्स में दिखाई देता है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यू ऑल नो दैट दिस इज द बेसिक वेव ऑफ ECG। ये P वेव है, ये Q वेव है, ये R वेव है, ये S वेव है और ये T वेव है। यहां से स्टार्ट लेके ये जो इंटरवल है यहां तक के Q वेव के स्टार्ट तक, इसको हम PR इंटरवल कहते हैं। अभी ये क्वेश्चन बनता है कि इसको PR इंटरवल क्यों बोलते हैं, इसको हम PQ इंटरवल क्यों नहीं बोलते। उसका आंसर ये है कि बहुत सारे लीड्स में QV बनता भी नहीं है, ये तो हमने एक बेसिक फ्रेमवर्क डाला हुआ है। QV के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि ये कुछ ना कुछ लीड्स में बनता है, बाकी में नहीं बनता। तो इसी वजह से, हालांकि बल्कि इसके इस कंपेयर टू R वेव सारे लीड्स में बनता है, R वेव कॉमन है, हर एक लीड में बनेगा, 1 से लेके V6 तक बनेगा। इसी वजह से हमने इस इंटरवल का नाम PR इंटरवल रखा है, PQ इंटरवल नहीं रखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा एक इंटरवल है हमारे पास इसमें, दैट इज QT इंटरवल। ये इंटरवल कहां से स्टार्ट हो रही है, ये स्टार्ट ऑफ द QRS कॉम्प्लेक्स है, जहां पे पहला वेव बनता है QRS कॉम्प्लेक्स का, की वेव से यहां से स्टार्ट हो रहा होता है और जाके टी वेव के एंड तक जाता है। ये बात याद रखें, टी वेव के एंड तक जाता है और इसको हम क्या कहते हैं, QT इंटरवल। अच्छा, अभी हम डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं P वेव से। P वेव जो है ये आप सबको पता है कि दिस इज अ वेव ऑफ एट्रियल डीपोलराइजेशन। ये एट्रियल डीपोलराइजेशन की वजह से पैदा हो रहा होता है। ठीक है, ये अमूमन पॉजिटिव होता है सारे लीड्स में एक्सेप्ट AVR में, जहां पे ये नेगेटिव हो। इसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको याद रखिए, क्योंकि ये इसी वजह से नेगेटिव होता है कि जब आपका वेव ऑफ डीपोलराइजेशन एट्रिया का जाता है तो ये इसी डायरेक्शन में जाता है, जबकि आपका पॉजिटिव लीड इधर लगा हुआ है। सो ये जो करंट है ये पॉजिटिव लीड से अवे जा रहा है, इसी वजह से इसका डिटेक्शन, इसका वेव ऑफ डीपोलराइजेशन जो बनेगा ECG पे वो नेगेटिव बनेगा। ठीक है, अच्छा, ये बेस्ट किस लीड्स में सीन किया जाता है P वेव को, ये लीड 2 और V1 में। लीड 2 और V1 को आप देखिए, जब भी आप P वेव के कैरेक्टर को स्टडी करना चाहे तो आप स्पेसिफिकली लीड 2 और V1 पे नजर रखें। अच्छा, अभी इसका नॉर्मल ड्यूरेशन कितना है, इट शुड बी लेस देन 3 स्मॉल स्क्वायर्स। ठीक है, और 3 स्मॉल स्क्वायर का मतलब है 0.12 सेकेंड, या इसका मतलब 120 मिलीसेकंड भी हम ले सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो ड्यूरेशन है P वेव का वो जो है वो आपका 3 स्मॉल स्क्वायर से कम होगा। ठीक है, ये P वेव का मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ड्यूरेशन, PR इंटरवल का नहीं कर रहा, PR इंटरवल का 5 स्मॉल स्क्वायर है। और इसका जो हाइट है या एम्पलीट्यूड उसका जो है, इट शुड बी लेस देन 2.5 स्मॉल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी ECG की वेव्स हो गई। ये मैंने रफली स्मॉल स्क्वायर्स ड्रॉ की है, तो इसमें अगर आप इसकी ड्यूरेशन को देखें P वेव की, तो मैक्सिमम यहां तक आ सकते हैं 1 2 3। इससे अगर आगे गया, आगे गया या पीछे गया तो ये एबनॉर्मल है। और ये इसका जो इंटरवल है ये मैक्सिमम, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3,
तो मैक्सिमम इसके ये 2.5 तक आ सकते हैं। इससे अगर ज्यादा हो गया तो ये भी एबनॉर्मल है। ठीक है, अभी फी वेव में कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जो अगले वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। फिर जो हाइपरट्रॉफीज होते हैं तो फी वेव में चेंजेस आते हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जाके हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, हम अभी डिस्कस कर रहे हैं पी आर इंटरवल को। पी आर इंटरवल क्या है एक्चुअली? पी आर इंटरवल जो है, पी आर इंटरवल पी वेव के स्टार्ट से लेके आर वेव तक है, और ये एक्चुअली हमें शो क्या कर रहा है? एट्रियल डीपोलराइजेशन प्लस एवी डिले। तो एट्रियल डीपोलराइजेशन का मतलब पी वेव प्लस पी आर सेगमेंट, दोनों को मिला के ये पी आर इंटरवल बन जाता है। ये जो पी आर इंटरवल है यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट तक, इसको हम पी आर इंटरवल कहते हैं। तो इसमें ये वाला जो है दैट इज एट्रियल डिपोलराइजेशन का हो गया, और ये जो एबी डिले और जब हिस बंडल ऑफ हिस से गुजर रहा होता है करंट, तो इसी दौरान में जो इंटरवल आता है इसको हम पी आर इंटरवल कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ पी आर इंटरवल जो है, नॉर्मल ड्यूरेशन ये कितना होना चाहिए? आइडियली इट शुड बी 5 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 1 लार्ज स्क्वायर इक्वल टू 0.2 सेकंड इक्वल टू 200 मिली सेकंड। ये सारे एक ही बात है। तो पी आर इंटरवल का नॉर्मल जो ड्यूरेशन है वो 5 स्मॉल स्क्वायर के बराबर होगा। तो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि पी वेव जो है इसमें 3 स्मॉल स्क्वायर, सो जो पी आर सेगमेंट आता है वो 2 स्मॉल स्क्वायर का, तो कलेक्टिवली इसको हम 5 स्मॉल स्क्वायर, और 5 स्मॉल स्क्वायर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है दो पहले वाले लेक्चर्स में कि वो 0.2 सेकेंड्स का बराबर होता है, और उसका मतलब 200 मिली सेकंड भी हम ले सकते हैं। तो अगर ये आपके पास ईसीजी की स्मॉल स्क्वायर्स है, वेव्स है, सॉरी स्मॉल स्क्वायर्स है, तो पी आर का इंटरवल जो है वो मैक्सिमम इतना होना चाहिए, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, यहां से स्टार्ट लेके यहां, इसके बाद फिर क्यू आर एस होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो तो उसको हम कहते हैं पी आर इंटरवल प्रोलॉन्गेशन। और पी आर इंटरवल प्रोलॉन्गेशन किस चीज में होता है? मिसाल के तौर पर नॉर्मल इधर तक होना चाहिए था, तो पी आर इंटरवल इधर तक होगा, फिर इस तरह। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशंस में होता है? स्पेसिफिकली पी आर इंटरवल प्रोलॉन्गेशन हर्ट्ज ब्लॉक्स में होता है। हम अगले जाके जब हम रिदम के डिस्कशन करेंगे, रिदम में जब हम जंक्शनल एरिथमियास पढ़ेंगे, एवी नोट की एरिथमियास, उधर पे हम हार्ट ब्लॉक्स को फिर पढ़ेंगे। लेकिन वक्ती तौर पर इतना याद रखिए कि पी आर इंटरवल की प्रोलॉन्गेशन हार्ट ब्लॉक्स में होता है, और इसका छोटा होना, कम होना WPW सिंड्रोम में होता है। ठीक है, और एक और इसके साथ क्लिनिकल कोरिलेट है, इसको पी आर डिप्रेशन कहते हैं। जिस तरह एसटी एलिवेशन और एसटी डिप्रेशन की बात है, इसी तरह पी आर इंटरवल भी बास टाइम डिप्रेस होता है, और वो स्पेसिफिकली पीरिकार्डाइटिस में होता है। ये बात जो है अपने जहन में याद रखिए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को, कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किस चीज को कहते हैं और इसके नॉर्मल ड्यूरेशन कितना है। ठीक है, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यहां से स्टार्ट होता है, और इसको जे पॉइंट कहते हैं। जे पॉइंट तक ये नॉर्मल क्यूआरएस है। इस पॉइंट को जे पॉइंट कहते हैं, जहां पे एस सेगमेंट एसटी सेगमेंट, सॉरी एस पे जो है एसटी सेगमेंट में कन्वर्ट होता है, इसको जे पॉइंट कहते हैं। सो जे पॉइंट में और स्टार्ट ऑफ द की वेव, इसके दरमियान जो एरिया है इसको हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमें वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन शो कर रहा होता है। नॉर्मल क्यूआरएस की जो ड्यूरेशन है, नॉर्मल ड्यूरेशन, वो है 2.5 स्मॉल स्क्वायर्स, that is equal to 0.12 second, that is equal to 120 millisecond। ठीक है, 3 छोटे स्मॉल स्क्वायर्स
वो बराबर होगा, नॉर्मल ड्यूरेशन है वो क्यू आर एस का। अगर इससे क्यू आर एस ज्यादा हो गया तो उसको हम फिर एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस। वक्ती तौर पर इतना याद कर ले, अगर ब्रॉडरली हम कह ले तो ब्रॉडर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस जब भी आपकी ये नॉर्मल हार्ट है, जब भी ये एवी नोड से नीचे आपके वेंट्रिकल में से कहीं स्टिमुलेशन हो रही होती है और वो वारा करंट आपके नॉर्मल बंडल ऑफ हिस और परकिंजी सिस्टम से पास ना हो, तो उस टाइम में, क्योंकि ये एक पास्ट पाथवे अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, तो जब भी हम ये करंट जनरेट हो रहा है और ये नॉर्मल पाथवे से पास नहीं हो रहा, तो फिर ये बहुत टाइम लेता है वेंट्रिकल में स्प्रेड होने से, तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन फिर बहुत टाइम रहता है और उसमें ब्रॉडर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे इस तरह। ठीक है, वो उसका ड्यूरेशन जो है 2.5 स्मॉल स्क्वायर से ज्यादा होगा। और ये आप जब भी ईसीजी को देखते हैं, जब भी ब्रॉडर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस आप देखिए, इसका मतलब ये है कि ये करंट सी इधर कहीं एराइज हो रहा होता है और नॉर्मल पाथवे को पानी नहीं कर रहा, जो बंडल आप है और राइट बंडल और लेफ्ट बंडल ब्रांच में और फिर उसमें जा रहा है। ठीक है, तो जिस तरह वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस में है, जिस तरह वेंट्रिकुलर टेकिकार्डियाज में है, जिस तरह प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शंस पीवीसीज, जो प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर बीट्स है, इसमें ब्रॉडर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और ये पॉइंट याद रखें, जो सेप्टल की वेव्स बनते हैं वो आपको लीड 1 एवीएल, जितना लेटरल लीड्स है लेफ्ट साइड ऑफ द शोल्डर, उसका क्या मतलब है मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाता हूँ। ये आपका हार्ट हो गया। जो सेप्टम का डिपोलराइजेशन होता है वो इसी डायरेक्शन में होता है। तो आपके लीड 1 भी इधर लगा हुआ है, एवीएल भी इधर लगा हुआ है, V6 भी इधर लगा हुआ है और V5 भी इधर लगा हुआ है। तो ये सेप्टल करंट इससे अवे जा रहा है सारों से, तो सारों में की वेव बनेगा। की वेव नेगेटिव वेव है, नेगेटिव वेव है। तो लीड 1, एवीएल, VF और V6 में हमारे पास सेप्टल की वेव्स नजर आएंगे। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करना चाह रहे हैं टी वेव को, कि टी वेव किस चीज को कहते हैं। इसको टी वेव कहते हैं और इट शोज अस वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। जब भी आपकी वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन होगी वो आपके पास टी वेव बनाएगा। हमें किस तरह पता चलेगा कि ये टी वेव एलिवेटेड है या छोटा है या बड़ा है? क्योंकि हम कहते हैं ना कि टी वेव एलिवेट हो जाते हैं हाइपरकलीमिया में, टी वेव डिप्रेस्ड हो जाते हैं व्यूकलीमिया, हाइपोकलीमिया में, और टी वेव इन्वर्ट हो जाते हैं इस्कीमिया में। सो नॉर्मल जो टी वेव है, इट शुड बी एटलीस्ट 1/8 ऑफ करस्पॉन्डिंग आर वेव। जिस आर वेव के साथ भी ये बनता है, ये मतलब आर वेव है उसके साथ टी वेव, तो इसी आर वेव के साथ हम टी वेव को कंपेयर करेंगे तो इट शुड बी 1/8 ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर वेव एटलीस्ट। लेकिन टी वेव जो है वो एक्सीड कभी भी नहीं करेंगे 2/3 ऑफ करस्पॉन्डिंग आर वेव। 2/3 का मतलब 66%। जब भी ये 2/3 से एक्सीड करेगा तो उसको हम कहते हैं कि ये टी वेव जो है एलिवेटेड है। 2/3 का मतलब मिसाल के तौर पे ये आपके साथ जो है एक आर वेव बना हुआ होता है, तो टी वेव अगर इतने से ज्यादा हो गए 2/3 से, तो हम कहते हैं कि ये टी वेव एलिवेटेड है। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि टी वेव इन्वर्जन किस चीज को कहते हैं। टी वेव इन्वर्जन बास टाइम V1 और V2 में नॉर्मल भी होता है। ये एक बात जहन में याद रखिए, बास टाइम V1 लीड में और V2 लीड में नॉर्मल भी हो सकता है टी वेव इन्वर्जन। ये बात याद रखिए, क्योंकि टी वेव इन्वर्जन इज अ साइन ऑफ इन्फॉक्शन, इस्कीमिया की साइन है। ठीक है, माइकार्डियल जब भी इस्कीमिया हो जाए तो उसमें टी वेव की इन्वर्जन होती है। लेकिन ये एक बात याद रखिए कि V1 और V2 में नॉर्मली भी हो सकता है। और एक और एक्सेप्शन है, नॉर्मली V3 और V4 को अगर आप ले ले तो उसमें टालिस टी वेव हमारे साथ पाए जाते हैं। इस तरह पिक्चर दे रहा है कि ये तो हाइपरकलीमिया हुआ है इस पेशेंट को, हालांकि हाइपरकलीमिया नहीं होता, बल्कि ये नॉर्मली V3 और V4 में टी वेव बहुत बड़े नजर आते हैं। ये एक और एक्सेप्शन है कि ये आप जरूर याद रखिए। अच्छा, MI और हाइपरकलीमिया एक और कोरिलेशन है, इसको याद रखिए। इसमें टी वेव एलिवेट होते हैं
और हाइपोकलीमिया में टी वेव डिप्रेस्ड होते हैं। ये इस तरह याद रखते हैं कि ये एक टी वेव है तो ये एक टेंट का वो पेश कर रहा है, ये एक टेंट है, तो जितनी इसके नीचे पोटाशियम ज्यादा होंगे तो ये टेंट एलिवेट होगा इस तरह, और जितने पोटाशियम कम होंगे इसके नीचे तो ये कम होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब पोटाशियम ज्यादा होंगे हाइपरकलीमिया होगा तो टी वेव को पुश करेगा ऊपर, हाइपरकलीमिया होगा। जब टी वेव कम होंगे तो जब टी वेव डिप्रेस्ड होगा तो हाइपोकलीमिया होगा, नीचे ज्यादा पोटाशियम होगा, कम पोटाशियम होंगे। तो ये एक याद रखें। तो टी वेव को मैं समराइज कर रहा हूं कि टी वेव जो है ये वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को शो कर रहा है। 3 wave should be at least 1/8 of the corresponding R wave. It should not exceed the 2/3 of the corresponding R wave. T wave inversion V1 और V2 में नॉर्मली भी होता है। T wave हमें इन्फॉक्शन शो करता है। नॉर्मली V3 और V4 में लीड में टालेस T wave पाए जाते हैं अक्सर, इवन ये R wave से भी बड़े नजर आ रहे होते हैं अक्सर। MI माइकार्डियल इस्कीमिया में और हाइपरकलीमिया टी वेव एलिवेट हो जाते हैं। ऊपर मैंने बताया कि टी वेव के कभी न कभी सिमेट्रिकल इन्वर्जन भी होते हैं इन्फॉक्शन में, इस्कीमियाज में, सॉरी। अभी मैंने बताया कि ये तो एलिवेशन हो रहे होते हैं। असल में जब माइकार्डियल इन्फॉक्शन आपकी हो रही होती है, इस्कीमिया हो रहे, तो उसके अपने फेजेस है। तो उसमें अर्ली पेजेस में टी वेव एलिवेट हो रहे होते हैं, फिर लेट में, फिर रिकवरी पेजेस में वो इन्वर्टेड हो जाते हैं। तो डिफरेंट पेजेस आप इस्कीमिया में, डिफरेंट पेजेस आप आर वेव्स बनते हैं, और हाइपोकलीमिया में भी ये डिप्रेस्ड होता है। इसके बाद एक और इंटरवल यूज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड क्यूटी इंटरवल। ये वाला जो इंटरवल है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ये वाला यहां से स्टार्ट होके यहां तक, इसको हम क्यूटी इंटरवल कहते हैं। ये डीपोलराइजेशन प्लस रिपोलराइजेशन दोनों हमें शो कर रहे हैं। ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है, ये जहन में याद रखिए कि क्यूटी इंक्रीज हो रहा होता है जब भी हार्ट रेट डिक्रीज होता है। आपके हार्ट रेट मिसाल के तौर पे 70 है, उस पे आपका क्यूटी का इंटरवल एक और आ रहा है, लेकिन जब आपका हार्ट रेट डिक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिक क्यूटी का इंटरवल बढ़ता जा रहा है। नॉर्मल क्यूटी का इंटरवल जो है दैट इज 0.35 टू 0.45 सेकंड, 350 मिली सेकंड है, 450 मिली सेकंड है, इस तरह भी हम याद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने पहले से बताया जितना हार्ट रेट कम हो रहा है उतना ही क्यूटी इंटरवल बढ़ जाता है, तो इसलिए हम इसको करेक्ट करते हैं, उसको क्यूटीसी कहते हैं, क्यूटी इंटरवल करेक्टेड। और वो किस चीज के बराबर होते हैं, आप क्यूटी के इंटरवल को काउंट कर लो, डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ आर इंटरवल इन सेकंड्स। ये एक आर वेव बना हुआ है, ये एक दूसरा आर वेव बना हुआ है, तीसरा। तो इसके आर वेव के दरमियान कितने लार्ज स्क्वायर्स आ रहे हैं उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, और वो उसका अंडर रूट ले लो, और क्यूटी जो आया है उसको डिवाइड करो आर अंडर रूट पे, तो आपके पास करेक्टेड क्यूटीसी आएगा। बात टाइम ये है कि हार्ट रेट कम हो रहा है, उसके साथ क्यूटी प्रोलॉन्ग हो रहा होता है। तो अभी आपने चेक करना है कि जो क्यूटी की प्रोलॉन्गेशन हुई है ये हार्ट रेट के साथ हुई है या उससे ज्यादा हो रही है, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस है जिसमें हमारे पास लॉन्ग क्यूटी होता है, जिसमें लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम्स है। कंजेनिटल है, उसको रोमानो-वार्ड सिंड्रोम कहते हैं। इस तरह कुछ मेडिकेशंस है, जिस तरह उसमें ये सेफ्रोफ्लॉक्सासिन है, लिवोफ्लॉक्सासिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, हेलोपेरिडोल है, एंटीसाइकोटिक जो मेडिकेशंस है, या उसमें से ओपियाइड्स में से मेथाडोन है, या इस तरह और भी बहुत सारी कंडीशंस है जिसमें क्यूटी प्रोलॉन्ग हो रहे होते हैं। तो इसी वजह से हमने क्यूटी इंटरवल को नॉर्मली चेक करना है, और अगर हार्ट रेट कम है तो फिर उसको हमने करेक्ट करना है। लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम के जो कॉम्प्लिकेशंस है वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एरिथमियाज में कन्वर्ट हो सकता है, दैट्स आर कॉल्ड टॉर्सेट। दी पॉइंट इज, ये जहन में याद रखें, लॉन्ग क्यूटी जिन लोगों को हो उसमें ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है कि उसमें वेंट्रिकुलर एरिथमियाज हो सकता है, उसको टॉर्सेट दी पॉइंट कहते हैं, और ईसीजी में उसके इस तरह वेव बने हैं। अगले वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे फिर इस चीज को। ठीक है, लास्ट में जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं दैट इज यू वेव। यू वेव किस चीज को कहते हैं, ये टी वेव जब भी होता है इसके बाद अक्सर इसको फॉलो किया जाता है एक और वेव की इसको हम कहते हैं यू वेव। सो अगर टी वेव के बाद और पी वेव से पहले
अगर एक और वेव को पाया गया तो उसको हम यू वेव कहेंगे। और ये जनरली कौन सी लीड्स में बहुत ज्यादा नजर आते हैं, ये V2 से V4 लीड्स के दरमियान बेहतर नजर आ रहा होता है, ठीक है। और ये असल में कहां से रिपोलराइजेशन, आप मिड एंडोकार्डियल सेल्स, हार्ट के अंदर इस तरह को सेल्स पड़े होते हैं, ये नॉर्मली सेल्स में से कुछ रीजन्स की रिपोलराइजेशन की वजह से यू वेव पैदा हो रहा होता है। ये नॉर्मली किन लोगों में होता है, एथलीट्स में भी ज्यादा होता है, हाइपोकलीमिया में भी हो सकता है, और हाइपरकैल्सीमिया में भी यू वेव आपके साथ आ सकते हैं। इसको इसलिए डायग्नोस करना जरूरी होता है। अगर यू वेव को आपने नहीं पहचाना तो ये आप टी वेव समझेंगे, तो आप इधर डालेंगे कि इधर से इधर तक ही क्यूटी है, आप इस टी को मिस करेंगे, यू को टी व्यू कहेंगे तो क्यू टी फाल्सली प्रोलॉन्ग हो गया। तो आप एक पेशेंट के बारे में कहेंगे कि इसका लॉन्ग क्यूटी है, हालांकि उसका लॉन्ग क्यूटी नहीं होगा। दैट इज द रीजन कि यू वेव को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।